नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक बड़ा नाम है। तमाम सियासी पार्टियों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। देश और दुनिया में मौलाना की तकरीरों की बड़ी डिमांड रहती है। आज वही मौलाना अवैध धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी बड़े धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड है। ऐसा रैकेट जो कि षड्यंत्र के तहत देश भर में गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है। कहीं पैसों का लालच देकर, कहीं ब्रेन वॉश करके, तो कहीं गुमराह करके। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन का पूरा खेल विदेश से हो रही फंडिंग से चल रहा है। इसी आरोप में मौलाना कलीम की मेरठ से गिरफ्तारी हुई है। एटीएस ने पूछताछ के बाद बड़े खुलासे किए हैं। एटीएस के मुताबिक उसे हवाला के जरिए विदेशों से फंडिंग की जाती थी। वो लोगों को प्रभावित कर शरीयत व्यवस्था लागू करने और जनसंख्या अनुपात बदलने के लिए बड़े स्तर पर धर्मांतरण करवा रहा था। कलीम की गतिविधियां संदिग्ध होने का शक जताया गया था। यूपी एटीएस लंबे वक्त से उस पर नजर रखे हुए थी। ऐसे में बड़ा सवाल कि मौलाना कलीम का मकसद क्या था, कहां से हुई मौलाना की फंडिंग। यूपी एटीएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप है। सुनिए। इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय हाजी अमीन निवासी फुलत जनपद मुजफ्फरनगर, जो अधिकांशतः दिल्ली में निवास करता है, अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है और इस अवैध धन का प्रयोग वृहद स्तर पर तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो सुनियोजित तरीके से संगठनात्मक रूप से किया जा रहा है, जिसमें देश के कई नामी लोग व संस्था शामिल हैं। यह भी तथ्य प्रमाणित हुआ है कि यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण संचालित सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है तथा उन्हें भी दावा के कार्य में के लिए तैयार करता है। एटीएस उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और ग्राउंड सर्विलांस के साथ साथ सुदृढ़ सूचना तंत्र सक्रिय कर आसूचना को पुष्ट किया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कि फुलत का रहने वाला है, द्वारा एक जामिया इमाम वजीउल्लाह नाम का ट्रस्ट इसके द्वारा संचालित किया जाता है और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। यह भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि कलीम सिद्दीकी द्वारा अपना ट्रस्ट संचालित करने के अलावा तमाम मदरसों की फंडिंग भी करता है और जिसके लिए मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला तथा अन्य अवैध माध्यमों से भेजी जाती है। मौलाना इन मदरसों की आड़ में पैगाम्बे इंसानियत के संदेश देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच और भय दिखाकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है तथा बाद में इन लोगों को प्रशिक्षित कर अन्य लोगों को धर्मांतरण कराने हेतु प्रेरित करता है। गिरफ्तारी पर सियासी रिएक्शन क्या आ रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। देश में उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू है और जो कोई भी भय, लालच या धोखे से इस कृत्य में लिप्त होगा उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरठ के मौलाना कलीम एक ट्रस्ट चलाते थे। तमाम सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की आड़ में पिछले 15 वर्षों से
धर्म परिवर्तन जैसे कुकृत्य में शामिल थे। आज उत्तर प्रदेश की एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है। पूर्व में भी कई गिरफ्तारियां की गई हैं। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन जैसे घिनौने कृत्य के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान कर रही, लेकिन उनका ये दांव चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान और महिलाएं असल मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहे जितना ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें, प्रदेश के लोग मुख्य मुद्दों पर हिसाब किताब मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जिसमें वो पूरी तरीके से विफल है। चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, चुनावी स्टंट तैयार करने के लिए धर्मांतरण का सहारा लिया जा सकता है। अभी तो बहुत सी चीजें आएंगी। अभी तो जो है लव जिहाद पैदा होगा। अभी जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर कुछ दंगे कराने की कोशिश हो सकती है। अभी ये भी हो सकता है कि किसी को जो है जानमाल से भी हाथ धोना पड़े, उसमें भी जो है हिंदू मुस्लिम बनाया जाए। ये सब भारतीय जनता पार्टी की चालें हैं। चुनाव के वक्त जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं, क्योंकि ये मुद्दे सालों साल रहते हैं, सालों साल जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो चलता रहता है, और उसे कैसे हैंडल करना ये सरकार का काम है। लेकिन चुनाव के वक्त ही जब इस तरीके के मुद्दों को सिर्फ सामने लाया जाता है चुनावी फायदे के लिए, तो उस पर प्रश्न खड़ा होता है। जबकि मुद्दा होना चाहिए अच्छी बिजली कैसे मिल सके, सस्ती बिजली कैसे मिल सके, लोगों को पानी कैसे मिल सके, लोगों को अच्छी सुविधाएं कैसे मिल सके, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको कैसे रोका जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के टाइम में चुनावी फायदे लेने के लिए इस तरीके के मुद्दों को ही ज्यादा उठाती रहती है। किया गया है। तो राजनीतिक पार्टियों के रिएक्शंस भी आपने सुने और पुलिस का बयान भी अपने आपको सुनवाया है। ये बताया जा रहा है मौलाना के खिलाफ विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल बड़ी गहनता से की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि और कहां-कहां से फंडिंग हो रही थी, कहां-कहां से फंडिंग की जा रही थी। इस बात के सबूत जुटाने में अब एटीएस लग गई है। अब ऐसे में राजनीतिक प्रक्रियाएं भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि चुनाव से पहले धर्मांतरण का मुद्दा जानबूझकर उठाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अवैध तरीके से धन परिवर्तन हो रहा था इतने लंबे समय से, तो क्या ये जायज़ है और उस पर कार्रवाई पहले भी क्यों नहीं हुई। हालांकि इससे पहले कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं, इन पर भी आज चर्चा करेंगे और समझने की इस पूरे मामले को कोशिश करेंगे कि 2022 के लिहाज से कितना अहम धर्मांतरण का ये मुद्दा है जिसका आरोप राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं। तो कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को 3 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले, ये बात भी सामने आ रही है। जमीयत-ए-वलीउल्लाह के अध्यक्ष कलीम सिद्दीकी हैं और ऐसे में यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को अब गिरफ्तार किया है और ये भी बताया जा रहा है कि उमर गौतम से भी कलीम सिद्दीकी के तार जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी के ट्रस्ट को 3 करोड़ का फंड मिला। अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी धर्मांतरण के मामले पर हो चुकी है। हालांकि कई वीडियोस भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, इस तरह के दावे भी हैं और सवाल अब कलीम सिद्दीकी पर खड़ा हो रहा है। तो विदेशी फंडिंग को लेकर भी एक सवाल और ये बात सामने आ रही है कि धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा और काफ़ी लंबे समय से मौलाना कलीम सिद्दीकी इसमें लिप्त हैं। फिलहाल मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने गिरफ्तारी की है। मेरठ से गिरफ्तारी कलीम सिद्दीकी की हुई और करोड़ों की फंडिंग की बात भी सामने आ रही है।
तो एक बार फिर से धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है अगले साल और उससे पहले एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा उठाया जा रहा है। ये विरोधी पार्टी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, जबकि अवैध धर्मांतरण का पर्दाफाश पुलिस ने किया। इस तरह का आरोप, इस तरह की बात बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही है। एटीएस अब इस पूरे मामले को देख रही है। एटीएस ने गिरफ्तारी मौलाना कलीम सिद्दीकी की मेरठ से की है। मौलाना कलीम सिद्दीकी से पूछताछ अब एटीएस की लगातार जारी है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उम्मीद यह है कि और भी परतें अभी इसकी खुलना बाकी हैं। तो सवाल यह है, जो विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है, क्या धर्मांतरण के लिए वो विदेशी फंडिंग हो रही थी? कब से ये धर्मांतरण अवैध तरीके से करवाया जा रहा था, अगर ऐसे आरोप हैं? और सवाल ये भी है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी एक बड़ा नाम है। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी कई बड़े सवाल खड़े करती है। और मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं बीडी नकवी। बीडी नकवी साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ पंडित विनय तिवारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज सभा के। पंडित विनय तिवारी जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं मनोज मिश्रा। मनोज मिश्रा जी, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। ओपी सिंह जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं। सर, आरोप आपकी विरोधी पार्टियां ये लगा रही हैं कि साहब 2022 का चुनाव नजदीक है विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले धर्मांतरण का मुद्दा जानबूझकर उठाया गया है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ओपी सिंह साहब। हाँ, कौन सा नंबर से जुड़ा है? इसी नंबर पे जुड़ा है। ओपी सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अपने वाले से जुड़ा भैया। तो मैं तुम्हें देवेंद्र का नंबर दे रहा हूँ, ऐसे उसको बता दो। ओपी सिंह साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? बताओ। चलिए, लगता है आवाज ओपी सिंह साहब तक नहीं पहुंच पा रही है। पंडित विनय तिवारी जी के पास हम चलेंगे। पंडित विनय तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुन रहा। पंडित विनय तिवारी जी, इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और अब धर्मांतरण के इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां जोर शोर से चल रही हैं। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई एक बड़ी राजनीतिक भूमिका है जी। वरना आप विचार करके देखिए कि अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी पिछले 15 वर्ष से अगर ये खेल खेल रहा था, धर्मांतरण का खेल वो खेलता आ रहा है, तो 2014 से और अब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब चूंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव सामने है और इस प्रकार का यदि कुछ एकाएक निकल के आता है तो स्वाभाविक है कि जनता का भी मन जो है, जनता का भी मूड जो है इस प्रकार जरूर जाता है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार का कोई एक्टिविटी निकल के आता है जिससे हिंदू मुस्लिम मतलब आपसी जो सामंजस्य है वो हिलता दिखाई देगा, गड़बड़ाता दिखाई देगा। और अगर मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर पाया भी गया है, इनके खिलाफ एविडेंस हो, ठीक है, इनके खिलाफ अगर एविडेंस है और ये पकड़े गए हैं, तो सबसे पहले इनके साम्राज्य को ढहा जाए, जो योगी सरकार करते आ रही है। कि कहीं ना कहीं योगी सरकार ने जिस प्रकार से बुलडोजर लगवा करके और संपत्तियों को अपराधियों के गिराने का काम किया है, तो ये तो देश विरोधी कृत्य है और इसमें तो कतई नहीं सोचना चाहिए। जिस अवैध रुपए से क्या नाम है संपत्ति बनाई गई है, या मदरसा बनाया गया हो या मस्जिद बनाया गया हो, मुझे लगता है सबसे पहले उसको ढहा देना
रहना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसा करने से पहले सोचे। जो वहां पे फल फूल रहे हैं, जो वहां पे अभी नए बीज जिनको अंकुरित किया गया है, जिनको आप कह लीजिए प्रशिक्षण दिया गया है, ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि एक मौलाना कलीम सिद्दीकी ने 1000 अब तक कलीम सिद्दीकी पैदा किया होगा, उन सबकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिन्होंने धर्मांतरण किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। ठीक है, उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। ठीक है। बीडी नकवी साहब, आपको आवाज मिल रही मेरी? नकवी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? चलिए, लगता है नकवी साहब को आवाज नहीं जा रही है। ओपी सिंह साहब क्या जुड़ चुके हैं हमारे साथ? ओपी सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? भाई साहब नाम सही करवाएं, नाम गलत आ रहा है, नाम कृपया सही करवाएं। चलिए, मैं ठीक कराता हूं, जाऊंगा इसके लिए। मनोज मिश्रा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, लगता है सभी के पास। मनोज जी अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। पराग जी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। सर, पूरे केस को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक बड़ा नाम मौलाना कलीम सिद्दीकी, अब ऐसे में धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है, करोड़ों के ट्रांजैक्शन की बात सामने आ रही है, कई सारे वीडियोस मौलाना के मौजूद हैं जो कि भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण वाले हैं। अब सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं राजनीतिक पार्टी के लोग कि साहब 2022 का विधानसभा चुनाव है, इसलिए जानबूझकर ये मुद्दा उठाया गया है। पराग साहब देखिए, दरअसल टाइमिंग का बड़ा मायने रखता है किसी भी घटना और किसी भी इंसिडेंट के होने के और उस पर सरकार या पुलिस की कार्रवाई जी। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मौलाना कलीमुद्दीन या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हम लोग आपके ही चैनल पे 8 महीना पहले कानपुर या बहुत सारे मामलों पे इस पर डिबेट कर चुके हैं, जब सरकार इस पे बिल लेके आ रही थी धर्मांतरण कानून और बाकी चीजों पर। तब भी हंगामा हुआ था, तभी पक्ष विपक्ष की बातें हुई थी। और आज अगर कानून बना है, उसमें सजा बनी है, 2 महीने की प्रायर नोटिस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार है, और मौलाना कलीमुद्दीन की अवैध संपत्तियां, गिरोह चलाना, लोगों को शामिल करना, बड़े पैमाने पे धर्मांतरण कराना, ये सब चीजें 2 दिन में नहीं होती जी। और न ही और अगर आज ये संज्ञान में आया है, एटीएस इसको गिरफ्तार करके एटीएस का बयान आ रहा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो सवाल 2 चीजों पर है कि एक तो करने वाले लोग इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, और उससे कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं पीड़ित और पीड़िता पर जी। कारण ये होता है कि ऐसी घटनाओं में हैदराबाद का जिक्र बराबर आता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कहीं न कहीं विगत कई वर्षों से इसका शिकार रहा है। और वो उस परिवार का दंश, पराग जी, कोई मानने को तैयार नहीं होता जिस परिवार की लड़की, क्योंकि अक्सर लव जिहाद या बाकी चीजों पे तमिलनाडु सरकार ने नाम भी दिया और कोर्ट ने, लेकिन हम अगर यूपी की बात कर लें तो इन घटनाओं को सभी पार्टियां राजनीति के बजाय अगर अन्य कानून और कानून के अपराध से संबद्ध देखें तो हर चीज का नियम है। आपको धर्म परिवर्तन जाने से पहले या करने से पहले नोटिस से लेके सामाजिक और बहुत सारी चीजें होती जी। तो उनका अनुपालन नहीं करना और चोरी से की गई चीजें वो हमेशा गलत होती है। इन सब चीजों में आप देखिए तो अक्सर समाज को, माँ बाप को, परिवार को नहीं पता होता है। पता तब चलता जब वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है या घर वापसी नहीं होती। हम कैराना की बात कर लें, मुजफ्फरनगर की बात कर लें यार, और आज ये मामला कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर हम इसके डेप्थ में जाना चाहेंगे, ये जहर या ये दंश बहुत बुरी तरीके से फैल चुका है। कौन क्या पक्ष रखता है, हम इस पे हम उस पर नहीं जाते हैं। राजनीति है तो राजनीति होगी, चुनावी वर्ष है, 6 महीने चुनाव बचे, लोग उस पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन सहमति, असहमति, जबरदस्ती, गिरोह और फॉरेन फंडिंग, इन सब चीजों पे सरकार की नजर होनी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए और ये सब चीजें ना हो इसका प्रयास करना चाहिए। और ये सतत प्रक्रिया है, कोई एक दिन की बात नहीं कि साहब आपने किसी को एक दिन पकड़ लिया, ये निरंतर हो और इस पर रोक लेनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मौलाना साबुद्दीन जुड़े हैं जो प्रचारक हैं दरगाह के। मौलाना साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। मौलाना साबुद्दीन जी, इस पूरे मसले को लेकर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है जी, और उस गिरफ्तारी पर गवर्नमेंट की एजेंसियां जो कह रही हैं, अगर उनकी बात में सच्चाई है तो जरूर गिरफ्तारी ठीक है। और अगर कोई गलत काम करता है, कोई भी व्यक्ति आलिम हो या गैर आलिम हो या आम आदमी हो या खास शख्सियत हो जी, तो
उसके खिलाफ कानूनी एतबार से काम होना चाहिए, उसके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मगर गुज़िश्ता सालों में देखा गया है कि दहशतगर्दी के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे जिन जिन नौजवान लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में रखा गया, मगर बिल आखिर कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया और वो बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में कोर्ट से बरी हुए। कोर्ट ने उनको बरी किया और इस तरीके से एक मिसाल नहीं है बल्कि सैकड़ों मेरे पास में मिसालें हैं जिसमें गवर्नमेंट की एजेंसियां सबूत फराहम करने में नाकाम रही हैं जी। तो अब इस तरीके से ये एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 11-15 साल से ये चल रहा था मामला, तो अब तक गवर्नमेंट की एजेंसियां क्या कर रही थी? वो वाच कर रही थी, तो क्या वाच कर रही थी? उन्होंने आज ये कदम क्यों उठाया? ये कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए और पहले ही गिरफ्तार करके इस तरीके से गलत काम करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अब खैर ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में कि कौन सच साबित होगा, कौन गलत साबित होगा, ये अलग बात है। अब देखा यही किया है, कोर्ट ने सभी को बरी किया है और एजेंसियां अपने सबूत फराहम करने में नाकाम रही हैं। ये एक नहीं बल्कि सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। और दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग की जहां बात हो रही है, तो फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। गलत तरीके से जो कर रहा है वो मुजरिम है। मगर खुद गवर्नमेंट ने FCRA का एक कानून दे करके लोगों को खुद ये फराहम किया है, सबूत फराहम किया है कि लोग फॉरेन फंडिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए कि मेरा सवाल ये है कि फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल करने के लिए, पैसा मंगाने के लिए या पैसा भेजने के लिए FCRA का कानून जो है खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात इसी सिलसिले में मौलाना कलीम सिद्दीकी के ताल्लुक से जो कही जा रही है कि साहब उन्होंने फॉरेन फंडिंग की, तो ये भी बात वाज़ेह हो जाना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि उन्होंने बाहर से पैसा कहां से मंगाया और किसने दिया और किस मकसद के लिए दिया, तो ये भी वाज़ेह होना चाहिए। ठीक है। ये चीज कोई वाज़ेह नहीं है। तमाम चीजें जो है खाली एक मौलाना आदमी है, उनको बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरीके से बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। ठीक है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि एजेंसियों के पास में कोई ना कोई इनपुट होगा। अब इनपुट की बुनियाद पर उन्होंने काम किया है, उन्होंने कार्य किया, बिल्कुल ठीक किया है, उनको गिरफ्तारी करना चाहिए। मगर इस तरीके से करना चाहिए, पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना या पूरे उलमा को बदनाम करना, ये निहायत ही के पस मंजर में हम इसको देखते हैं। ठीक है मौलाना साहब। OP सिंह साहब, आपको आवाज हमारी मिल रही है? कर लो, उसका आएगा। OP सिंह साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? OP सिंह जी, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है सिंह साहब के साथ, लेकिन बीजेपी से राय इसमें जरूर हम लेंगे। कोशिश लगातार कर रहे हैं हम जुड़ने की OP सिंह साहब के साथ, ताकि सरकार का पक्ष, बीजेपी का पक्ष वो रख पाए। लेकिन मनोज मिश्रा जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, सवाल यही है कि अब आरोप ये लग रहे हैं कि साहब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात यह है ना कि अगर इनपुट मिलेगा एजेंसियों को तो उसके आधार पर गिरफ्तारी तो होगी। जांच का एक विषय अलग है और जांच होनी भी चाहिए। पराग जी, देखिए, जो भी आपराधिक घटनाएं पुलिस के संज्ञान में, शासन के संज्ञान में आती हैं, उस पर एक्शन लेना उनका दायित्व है। और वो कल को बरी हो जाएं, पाक साफ हो जाएं और नहीं इन्वॉल्व हो, ये कोर्ट का काम है। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरीके से चीजें सामने आई, और कोई एक वाकया नहीं, मैं उसमें कलीमुद्दीन या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, बात करता हूं सिस्टम की और इस सिस्टम के तोड़ने की। आखिर क्या वजह है कि ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें बार बार एक तरफ से आती है और बार बार उस समाज से जुड़े लोगों को जवाब देना पड़ता है। वाकई में मैं जो पैनल में बैठे मौलाना था, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि व्यक्ति और उसकी सोच और उससे कुछ जुड़े लोग दोषी हो सकते हैं, पूरा समाज किसी बात का दोषी नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी घटना अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी घटना में इन्वॉल्व होता है, और जैसे जिक्र है फॉरेन फंडिंग, देखिए फॉरेन फंडिंग का FCRA के थ्रू, FDI के थ्रू पैसे के आना जाना, लेन देन करना, उसके लीगल प्रोसेस सरकार उसकी अनुमति देती है। लेकिन धर्म परिवर्तन में कहीं से आपको प्रलोभन मिले, और होता है, देखिए हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरी पराग जी इस पे कवर की है जी।
बार बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम साउथ का जिक्र करते हैं, हम हैदराबाद, तमिलनाडु, बाकी अन्य राज्यों का जिक्र करते हैं, हम पश्चिम बंगाल से जुड़े बांग्लादेश का जिक्र करते हैं और बिहार से जुड़े, तो इसमें जब जाएंगे आसाम एक बड़ा इसका रैकेट गिरोह रहा और वो चीजें उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके पैर फैला चुकी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि हम आज जिक्र कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की घटना में जिसपे गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अगर इस तरीके की देखी जाएंगी 2, 4, 5, 10 FIR, ऐसी कोई मंडल या ऐसा कोई जिला नहीं बचा हुआ है जहां पे पीड़ित परिवार नहीं करता रहा हो। ठीक है, ये चीजें अपराध वजह से करी, ये चीजें उत्तर प्रदेश में पेश किए कानून के जरिए, और सरकार को जब ये लगता है कि ये चीजें गलत है, नहीं होनी चाहिए, तो निरंतर प्रक्रिया में उस पर कार्रवाई करती रहे ताकि ये मामला हो ही नहीं। संख्या 1000, 2000 महीने 2। ये बड़ा सवाल आपने उठाया, इस पर मैं जवाब ओपी सिंह साहब से भी लूंगा। वक्त के छोटे से ब्रेक और आप सभी लोग हमारे, चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। अब सीधा रुख ओपी सिंह साहब आपका मैं कर रहा हूं। ओपी सिंह जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि साहब चुनाव नजदीक है, इसलिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, धर्मांतरण का मामला उठाया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, और अगर ये कहा जा रहा है कि साहब मौलाना साहब बहुत पहले से सक्रिय थे, तो कार्रवाई अब क्यों? के अंदर कोई बात उठती है, कोई विषय उठता है, मैं चूंकि बहुत लेट से आया इसलिए अपने साथियों के विचार में नहीं सुन पाया। इसको हर चीज को आप हिंदू मुस्लिम के कॉर्नर से क्यों जोड़ते हैं? आप इस कॉर्नर से क्यों नहीं जोड़ते कि ये अपराध है, और अपराध किसी भी प्रकार का हो, चाहे धार्मिक हो, आर्थिक हो, या किसी प्रकार का अपराध हो, अपराध अपराध है और उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये बताइए कि जिस प्रकार से मौलाना कलीम की गिरफ्तारी हुई है, ATS की लगी हुई है, और जो प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि 3 करोड़ रुपया मौलाना कलीम के खाते में विदेशों से फंडिंग हुई आई है, जिसमें 1.5 करोड़ रुपया अकेले बहरीन ने एक मुश्त उनको खाते में डाला, और उस पैसे का आप किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को लालच करके डरा धमका करके आप अगर उसका धर्मांतरण करते हैं, तो हमारे संविधान में तो हर मजहब के लिए धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप इस तरह का करते हैं तो यह न केवल अपराध है बल्कि दूसरे धर्म के प्रति ये दूसरे धर्म का हनन भी है। और हम तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह के समाज के अंदर पैदा कर रहे हैं, इसके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए, और सख्त इसको क्यों हिंदू मुस्लिम कानून से देखा जा रहा है? अगर हिंदू इस तरह का काम करता है तो क्या उसके ऊपर दूसरी धारा लगती? अगर वो किसी मुस्लिम का धर्मांतरण कराता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? आप ये बताइए, दंगा कराने वाले जो 4.5 साल कहाँ चले गए? जिस प्रदेश में हर महीने में दंगा होता था और कई दिनों से पलायन होता था, 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगा करने वाला हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अपराधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें कहाँ से हिंदू मुसलमान? बल्कि ये कहिए कि शांतिप्रिय उत्तर प्रदेश को, जहां पर की शांति से हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की सरकार है। लेकिन ओपी सिंह साहब देखिए, मौलाना साबुद्दीन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और अगर कोई ऐसे मामलों में संलिप्त है तो उसको गिरफ्तार भी किया जाए, पूछताछ भी किया जाए, एजेंसी अपना एक्शन ले। लेकिन ये आखिर ये कहा जा रहा है कि साहब मौलाना कलीम सिद्दीकी सालों से सक्रिय थे धर्मांतरण के मामले में, और फंडिंग हो रही थी विदेशों से, तो कार्रवाई अब क्यों हो रही है? पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कर रही थी तब से एजेंसियां? आखिर अभी एजेंसियां क्यों जागी हैं? देखिए, पहले चीज तो मैं मौलाना साहब को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अगर ये गलत है तो गलत है, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मौलाना साहब ने एक सवाल ये उठाया कि अगर इतने वर्षों से कर रहे थे तो उसके पीछे उनकी 2 मंशा है। एक साल मंशा ये कि अब तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, और दूसरी मंशा उनकी कि अगर इतने दिनों से कर रहे थे तो करते चले यार, इसके पहले पुलिस उनको क्यों नहीं गिरफ्तार की? देखिए, ऐसा है कि जब सूत्र मिलते हैं, पूरे देश के अंदर इनका जाल फैला हुआ है। जब उमर गौतम और मुफ्ती काजी की गिरफ्तारी हुई तब तो मौलाना कलीम लाइट में आए, और जब उनको उनके तारों को जोड़ा गया और जिस प्रकार से खंगाला गया, तो भाई आप ये बताइए कि मौलाना साहब को इसमें क्या मौलाना साहब को तो ये कहिए कहना चाहिए कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र से उत्तर प्रदेश हम बच गए हिंदू मुस्लिम। वो ATS और पुलिस विभाग बधाई के पात्र है, और उनको मौलाना कलीम के जो कर्तव्य है उनकी निंदा करनी चाहिए। मौलाना साहब वहाँ 2 अर्थी बात गुगली घुमाना नहीं चाहिए। अब तक क्यों नहीं पकड़ा? अरे अब पकड़ा ना,
आप पकड़ा तो आप निंदा करिए। ठीक है। क्या हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में गंगा जमुनी तहजीब हम एक है, क्यों दंगा फैलाने का काम करते हो? क्यों चुनाव के पहले आप बताइए 2019 का चुनाव इतना शांतिप्रिय बीता, मौलाना साहब भी वोट किए होंगे। 2022 का चुनाव हुआ तो सरकार तो वही है, तो शांतिप्रिय ढंग से कराएगी। ठीक है, आपका त्योहार हो चाहे मेरा त्योहार हो। ठीक है ओपी सिंह जी, इसका जवाब ले लेते हैं। मौलाना साबुद्दीन जी, ओपी सिंह साहब की बात का जवाब दीजिए, उसके बाद विनय तिवारी जी आपके पास में आ रहा हूं सीधा। देखिए, मैं सबसे पहले मैं अपने मोहतरम ओपी सिंह साहब से ये पूछना चाहता हूं कि वो ये फॉरेन फंडिंग बताएं कि किन किन कंट्रियों से फॉरेन फंडिंग आई है और किन किन लोगों ने फॉरेन फंडिंग की है, कौन सी हुकूमत है या कौन से व्यक्ति हैं या कौन सी संस्थाएं हैं, उनको वाज़ेह कर देना चाहिए। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि उन जगहों के जहां जहां भी एम्बेसडर हमारी कंट्री में बैठते हैं उन लोगों से जवाब तलब करना चाहिए कि क्यों, किस तरीके से आपने हमारे मुल्क में गैर कानूनी काम करने के लिए आपने फॉरेन फंडिंग की है, इसका भी जवाब होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एफसीआरए का जो कानून है फॉरेन फंडिंग लेने और देने का, ये कानून भी कैंसिल होना चाहिए। खुद जो रास्ते हैं वो खुद गवर्नमेंट ने निकाले हैं कि गवर्नमेंट फॉरेन फंडिंग ले सकती है और व्यक्ति दे सकता है। तो जब कानून मौजूद है तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इस्तेमाल सही अंदाज में हो चाहे इसका इस्तेमाल गलत अंदाज में हो। तो हम चाहते हैं कि इसका जवाब हमारे ओपी सिंह साहब से दें। ठीक है ओपी सिंह साहब, मैं आऊंगा आपसे जवाब लेने, लेकिन उससे पहले विनय तिवारी जी। विनय तिवारी जी, लगातार सवाल फंडिंग को लेकर उठ रहे हैं। फंडिंग को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मदरसों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, फंडिंग लेकर मदरसों के जरिए ये पूरा धंधा चलाया जा रहा है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए पराग जी, मुझे तो सुन के शर्म आई कि ओपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये कहते हैं कि पूरे देश में इनका जाल बिछा हुआ है। अरे इनका जाल अगर पूरे देश में बिछा हुआ है तो आप क्या उखाड़ रहे हैं बैठ के वहां पे? आपको इनके जाल की चिंता नहीं है, आपको इनको उठा करके जहां फंडिंग आ रही है वहीं फेंक देना चाहिए। जैसे विदेशों में प्रावधान है, जैसे विदेशों में प्रावधान है दंड देने का, उसी प्रकार से अगर ये हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में अगर हमारे हिंदुओं को ये कन्वर्ट करा रहे हैं तो इनको ऐसा सजा देना चाहिए, ऐसा सजा देना चाहिए कि जो अन्य लोग हैं उनकी रूह कांप जाए, दोबारा औकात ना हो उनकी कि किसी को धर्मांतरण कराने के बारे में सोच सके। धर्मांतरण कराना तो दूर की बात है, जब भारत माता की जय कहनी होती है तो इनकी 7 पुश्तें जो है वो मक्का मदीना पहुंच जाती हैं और हमारे भारत में बैठ करके, हिंदुस्तान में बैठ करके हम क्यों कहें हम मुकल्लफ नहीं है। क्यों नहीं कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? तुम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, भारत माता की जय कहना पड़ेगा। हम आपसे नहीं कहते हैं कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहो, जब अल्लाहु अकबर नारे लगाने के हम आपको नहीं कहते तो आप कौन होते हैं हमसे कहने वाले, थाली में छेद करोगे, क्यों जबरदस्ती करते हैं, क्यों हम आपको दबाव बना रहे हैं? आपका ये दबाव बनाना बिल्कुल गलत है। आप क्यों किसी से जवाब देकर भारत माता के नारा लगवाएंगे? हमने किसी से नहीं कहा कि अल्लाहु अकबर का नारा लगाओ, किसी से नहीं कहते नारा। ठीक है, प्लीज एक एक करके बोलिए सर। ठीक है, आप क्यों जबरदस्ती करते हैं किसी के ऊपर, क्यों जबरदस्ती ठोकते हैं? यही तो दरअसल आप लोगों की धांधली है, यही तो आपकी जबरदस्ती है, यही तो आपकी गलत भावना है। ठीक है साबुद्दीन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मौलाना साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा रुक जाइए सर प्लीज। पंडित विनय तिवारी जी, ठीक है सर, आपस में नहीं उलझना है, आपस में नहीं उलझना है सर, आपस में नहीं उलझना है सर, प्लीज। मौलाना साहब मैं आ रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। मौलाना साहब मैं आ रहा हूँ सर, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए प्लीज। मौलाना साहब रुक जाइए सर। विनय तिवारी जी प्लीज सर, प्लीज शांत हो जाइए। ठीक है, ठीक है ओपी सिंह साहब जवाब दीजिए मौलाना साहब की बात का भी और पंडित विनय तिवारी की बात का भी। ठीक है सर प्लीज। हम कहेंगे भारत माता की जय। ठीक है प्लीज। ठीक है, ठीक है पंडित विनय तिवारी जी हो गया सर, प्लीज सर प्लीज। अरे सर शांत रहिए प्लीज, समय बर्बाद हो रहा है सर। बंद कर दीजिए, ठीक है, ऐसे समय खराब होता है प्लीज। ठीक है
ओपी सिंह साहब जवाब दीजिए, शहाबुद्दीन जी की बात का भी जवाब दीजिए और साथ ही पंडित विनय तिवारी की बात का भी जवाब दीजिए। सर, सरकार आपकी की है, सवाल आपकी से होगा। जी बिल्कुल सही कहा, विनय तिवारी का भी सवाल सही है, मौलाना साहब का भी सवाल सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पैनल पर, आपके चैनल पर जो पैनलिस्ट बैठे हैं, जो लोग अपने विचार ये प्रबुद्ध वर्ग से, अपने अपने वर्ग से आए, आप देश के एक गंभीर विषय पर आप डिबेट चला रहे हैं, तो दोबारा देखिए और वो नहीं हो रहा, देख रहे हैं कि उस सब्जेक्ट के बारे में कम हिंदू मुस्लिम के ज्यादा मतलब उस पर कर। हमने मौलाना साहब की बात सुना फंडिंग के बारे में जी। मौलाना साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मौलाना साहब भी किसी देश के अंदर रहते हैं, इनके भी खाते में कहीं विदेश से कोई धन आया है कि नहीं आया, पहले पूछिए। दूसरी बात यह है कि मौलाना खलील के खाते में 3 करोड़ रुपया विदेश से आया, 1.5 करोड़ रुपया एक खुश तहरीक से आया, और उस पैसे का कहाँ कैसे इस्तेमाल हुआ, तब तो मौलाना खलील जो है वो मौलाना साहब पुलिस के कब्जे में आए, गिरफ्तारी हुई। अगर ऐसे कर्म न करते, इस तरह की बातें न करते, तो मौलाना साहब क्यों नहीं गिरफ्तार हो जा रहे? मौलाना खलीली क्यों गिरफ्तार हुए? मौलाना उमर गौतम क्यों गिरफ्तार हुए? मौलाना मुफ्ती काजी क्यों गिरफ्तार हुए? तो फंडिंग पर सवाल उठाना, और सुनिए उनको बताइए कि फंडिंग के नियम है, विदेशों से पैसा ऐसा नहीं है कि पहले जो है मौलाना साहब के पास आया। इस देश के अंदर रूल है, कानून है, संविधान है, उसके पास पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश के खाते में पाकिस्तान से 5 करोड़ रुपया आ जाए और मैं कहूं कि आप कौन पूछने वाले हैं, 5 करोड़ रुपया मेरे खाते में आया। ये सब सवालें बचपने की। आप मूल पर जाइए, किस उद्देश्य से इतना रुपया कैसे आपके खाते में आए, और जिस संगठनों ने आपको फंडिंग किया है, उसी संगठनों ने उमर गौतम को, मुफ्ती काजी को भी फंडिंग किया है, और ये तीनों के कनेक्शन एक है, तो कैसे माना जाए? विनय तिवारी जी हैं, बड़ी चिंता है उनको। अरे भाई, इस देश के अंदर संविधान है, कानून है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश का कानून इस तरह की छूट देता है? क्या इस पर सख्त कार्रवाइयां नहीं करता? क्या हमारे केंद्र की सरकार सख्त कार्रवाइयां नहीं करती? और अगर सख्त कार्रवाइयां न करती तो बहुत वर्षों से या जब से ये कर रहा हूं मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता, क्या इनके खिलाफ चुन के कार्रवाई हो रही है? देखिए, आप लोग वोट की राजनीति करिए, लीपापोती करिए। ओपी सिंह जी, मुझे लीपापोती करना नहीं आता है। ये विनय तिवारी के कहने से थोड़ा पारदर्शिता की राजनीति करते हैं और चाहते हैं। मोदी जी की सरकार और आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार, वो निश्चित आप लोग लीपापोती कर रहे हैं, और लीपापोती करिए, और लीपापोती की देन है क्या जो लोग खुल करके धर्मांतरण करवा रहे हैं? एटीएस से या जो भी हमारे देश कानूनी व्यवस्था है, उसने खोज करके लोगों को जो है बेनकाब किया है। आपके कानून की यही व्यवस्था है ना? 2014 से आप लोग बैठे हैं और बैठ करके यहाँ कहते हैं कि इनका जाल बिछा हुआ है। जो गलत है, उनके जाल से डर लगता है क्या आपको? जिंदा होनी चाहिए, और इस पर डिबेट में तू मैं, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, उनका ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं इनका जाल बिछा हुआ है, उनके जाल। पराग जी बात कर लीजिए। विनय जी मैं आ रहा हूं, और देखिए ओपी सिंह, मनोज मिश्रा जी आपको बहुत देर से सुन रहे हैं, सभी लोगों को अपना जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। पराग जी, एक तो आपका चैनल लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, नेशनल चैनल है, बहुत सारी बातें ऐसी हो गई और नहीं होनी चाहिए, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, उन बातों का खंडन करता हूं जी। रही बात ओपी सिंह जी या तिवारी जी या मौलाना साहब जो बात अपनी कह रहे हैं, फिर मुद्दे पे आए और आपके सवाल का जवाब दें। देखिए, अपराध और अपराधी व्यक्ति और उसका संगठन और उससे किए गए कार्यों की पर कार्रवाई हो, उसको सजा मिले, इस बात से मुझे लगता है सभी सहमत हैं। धर्मांतरण का जो मुद्दा बेसिक, पराग जी, लगातार हम लोग चर्चा और बहस करते, लिखते, पढ़ते रहते, मैं फिर उसी बात को कह रहा हूं, कहीं न कहीं गलत दिशा निर्देश में ले जाया गया लगातार एक निर्णय। अगर ऐसा नहीं हो तो मैं उस परिवार या उस समाज से संबंधित लोग एक समय के बाद वो कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया और समाज से दोषी भी माने जाते हैं, बहिष्कृत किए जाते हैं जी। जब कानून संबद्ध इन चीजों पे हैं और देश में सबको रहने की, सबको जीने की, सभी धर्मों की अगर आजादी है, तो एक दूसरे के साथ जोर जबरदस्ती क्यों? और रही बात फॉरेन फंडिंग का, बार बार सवाल आ रहा है, फॉरेन फंडिंग एक नियम है, सारे देशों पर वर्ल्ड वाइड है,
उसको हम किसी व्यक्ति किसी अपराधी के लिए बदल नहीं सकते। पैसा आना जाना लेन देन करना खरीद फरोख्त या ट्रांजैक्शन ये चलता है, चलता रहेगा। हम विश्व स्तरीय भारत एक ऐसा नहीं कि कहीं एक कोने में 10, 12, 15 लाख की आबादी का देश है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। FDI है, FCR है, बहुत सारे नियम है और लोग उसका पालन अनुपालन करते हुए पैसे का लेन देन करते हैं। इन मौलाना के जरिए जिन लोगों की बातचीत लगातार, अभी मैंने कई लोगों से इससे पीछे भी आपके यहाँ डिबेट में आने से पहले कई पुलिस अधिकारियों कई लोगों से मैंने संपर्क भी किया है ताकि आपके चैनल पर ठीक ठाक से बात रखी जा सके। दरअसल ये निगरानी बहुत दिनों से चल रही थी जी। टाइमिंग के ऊपर सवाल उठ सकता है, लेकिन चुनाव 29 राज्य हैं, 5 साल में चुनाव होता है, चुनाव आते जाते रहेंगे। ऐसे लोगों पर पराग जी एक तो बधाई है कि आपके चैनल ने इसको संज्ञान लिया और लोग इसको समझे और जाने। इस पर कार्रवाई निरंतर करने की जरूरत है। पुलिस चौकी, OP सिंह जी आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आप इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि पूर्वांचल से लेकर के मध्य में या हम ये कह दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसकी बहुतायत रही है और उन आप और हमारे संपर्क में ऐसे लोग आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है और न्याय दिलाना आप जानते हैं कितना कठिन काम है। तो कम से कम उस व्यक्ति को पकड़ा जाए, उस व्यक्ति को सजा दिलाई जाए जो इसका दोषी है। और अगर वो बरी हो जाता कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखिए पराग जी, गिरोह, फॉरेन फंडिंग, संगठन, उसके जरिए लंबे तौर पे ये इसमें 1, 2, 4, 10, 15, 20 लोग नहीं है, हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन कराना इतना आसान काम नहीं होता है। ये एक सोच का विषय है और ये गलत सोच है। इस सोच से बाहर आना चाहिए। जो नहीं आते उन पे सरकार को कार्रवाई करनी बनती है। और तिवारी जी आपका बात बिल्कुल ठीक बात है, डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में और देश में भी। अब तक इस मामले में को बहुत आगे चला जाना चाहिए था और इस मामले को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना चाहिए। हम कोई उत्तर प्रदेश के नहीं, बाकी लोग भी बात कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन सहमति नियम कानून से हो, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ठीक है मौलाना साबुद्दीन जी, मौलाना साहब जिनको गिरफ्तार किया गया है, कहा जाता है कि साहब बहुत बड़ा उनका नाम है, उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग काफी ज्यादा उनके भाषणों को सुना जाता है, लेकिन उनके जो वीडियोस हैं उनके जरिए कहा जा रहा है कि जो कि भड़काने वाले हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस उनके इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो क्या ऐसे भाषणों के जरिए ब्रेन वॉश नहीं किया जाता है? क्या ऐसे भाषणों के जरिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही है? सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ गया सर, और सोशल मीडिया के जरिए हम नेगेटिविटी भी फैला सकते हैं और पॉजिटिविटी भी फैला सकते हैं। मौलाना साहब देखिए मौलाना कलीम सिद्दीकी की जो बात सामने आई है तो मैं इनको नहीं जानता हूं। अभी मैंने लगभग 15-20 दिन पहले से मैंने इनको जानना शुरू किया। जब बंबई में एक प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम में RSS प्रमुख जनाब मोहन भागवत साहब भी मेहमान खुसूसी थे। उस प्रोग्राम में मौलाना कलीम सिद्दीकी ने शिरकत की थी और उस शिरकत का जो उसकी खबर थी उर्दू के अखबार में मैंने पढ़ी और उसमें उनके विचार भी थे जो मोहन भागवत साहब के विचारों को समर्थन कर रहे थे। तो 15-20 दिन पहले से मैंने मौलाना कलीम सिद्दीकी को जाना, उसके बाद मैंने आज उनको जाना। बहरहाल मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी के कारनामों को या उनकी जो भड़काऊ तकरीरें हैं, तकरीरें भी मैंने नहीं सुनी है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने कौन सी गलत तकरीर की है या सही की है। हाँ, आपके माध्यम से जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो मैं उनका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। बहरहाल भड़काऊ तकरीरें करना गलत है और किसी भी तरीके से यह हमारा मुल्क जो है वो यकता और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, अमन और शांति का गहवारा हमारा मुल्क है। तो हमारे इस मुल्क में इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो हमारे देश हित में हो। देश की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की खुशहाली में हमें वो काम करना चाहिए। जहाँ तक तब्दीली मजहब यानी धर्मांतरण की बात है तो उसकी संविधान ने भी इजाज़त दी है और इस्लाम भी इस बात को कहता है कि बगैर जुल्म ज़बरदस्ती के, बगैर लालच के, बगैर दबाव के अगर कोई मजहब कबूल करता है तो उसको उसमें कोई हर्ज नहीं है। यही इस मजहब इस्लाम कहता है और यही हमारा संविधान भी कह रहा है कि बगैर लालच के, बगैर दबाव के कोई मजहब तब्दील करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, लालच देना, दबाव बनाना या उसके साथ में ज्यादती करना और फिर मजहब को तब्दील कराना, ये जाहिर बात है कि इस्लाम मजहब में गुनाह है और इसी के साथ में संवैधानिक कानून के हिसाब से भी गलत है। ठीक है, पंडित विनय तिवारी जी अपनी बात रखिए और सर प्लीज मेरी दरख्वास्त है आपसे
कोई भी ऐसी बयानबाजी मत करिए कि आपस में समय बर्बाद हो झगड़ने में। जनता आप लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए बैठती है, अपना समय निकालती है, तो कम से कम मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। फराज जी, जरा सा सबसे पहले तो टीवी स्क्रीन पे सही कराइए, गलत नहीं करा दिया सर, मैंने ठीक करा दिया उसको। जी जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई भड़काऊ बात नहीं कहा जी, ना मैंने कोई ऐसी बात कही कि जिससे किसी को मिर्ची लगे। हमारा सीधा था, एकदम फंडा था कि हम कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो मैं अगर क्या गलत कह रहा हूं? अगर बात आई, अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात आई, अगर ऐसे लोग जो समाज में जहर घोल रहे हैं, ठीक है, ये जहर ये घोलते हैं, अगर हम आप बताइए कि हमारे सनातन धर्म में या हमारे हिंदू धर्म में हम दरगाह पे भी जाते हैं, हम मस्जिद के बाहर से भी निकलते हैं तो अपना सर झुकाते हैं, और अगर हमें एक बात कहते हैं कि आप भारत माता की जय कहिए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, तो क्या बुरा कहते हैं? आपको नहीं कहना है, आपको तुरंत मिर्ची लग जाती है, आपको बुरा लग जाता है, मत करिए। अभी बुरा लग जाता है। अभी गुज़श्ता अभी मैं चंद मिनट पहले की आपने इस तरह की बात कही है, फिर वही बात कह रहे हैं, फिर मैं वही जवाब दूंगा। और शांति से सुनो, शांति से सुनो, शांति सुनो, बहुत शांति। पंडित विनय तिवारी जी, ऐसा नहीं होता सर, डिबेट ऐसा थोड़ी ना होती है। पंडित विनय तिवारी जी, अभी यहाँ पर भारत माता की जय कहने और ना कहने का मुद्दा नहीं है ना, बात धर्मांतरण की हो रही है। ठीक है, आप अगर इस नारे को दोहराएंगे तो फिर मौलाना साहब बोलेंगे, ऐसे समय खराब होगा। प्लीज नहीं, मौलाना साहब को दिक्कत क्यों हो रही है भाई? ऐसे लोग जो समाज में, आप बताइए, क्या पता कल के डेट में आज यहाँ बैठे हैं, कल इनका भी नाम आ जाए, विदेशी फंडिंग के नाम पे भी नाम आ सकता है ना? कोई भाई, अगर आपकी जांच की जाए, एजेंसियां मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगेगी, मिर्ची लगेगी, वो भी टीवी पे आते थे, टीवी पे आते थे, मौलाना जी वो भी टीवी पे आते थे, वो भी टीवी पे आते थे, वो भी टीवी पे आते थे। आज आ गए पेपर में वो भी आ गया, हो सकती है, वो भी अच्छा टीवी पे आते थे। विनय तिवारी जी, मौलाना साबुद्दीन जी, सर प्लीज प्लीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तिवारी जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। ठीक है, हमारा सिर्फ इतना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र से लेकर के और हमारे उत्तर प्रदेश में है, और अगर बड़ी स्पष्ट चीज है कि अगर यह इनके जाल के चक्कर में पड़ी है ना, तो जाल में आप फंस सकते हैं। ठीक है, हमारे सनातन धर्म और हमारा देश नहीं फंस सकता है। अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो हम करने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ जो कहीं न कहीं धर्मांतरण करवा रहे हैं गलत तरीके से, के खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे, और ऐसा एक्शन लेंगे कि जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आ रहा हूँ, साबुद्दीन साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास, मौलाना साहब आ रहा हूँ। ओपी सिंह साहब, एक फाइनल कमेंट आपका, आप समय कम है, प्लीज एक एक करके बोलेगा। ओपी सिंह साहब, फाइनल कमेंट आपका। कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी तो चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है तो उनको अंजाम तक भी पहुंचाया जाए, क्योंकि देखिए अभी मौलाना साबुद्दीन ही शुरुआत में बैठकर ये कह रहे थे कि एजेंसियां गिरफ्तार तो करती हैं लेकिन सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश नहीं कर पाती हैं, और वहां कमजोर साबित हो जाते हैं और सिर्फ चुनावी माहौल बनकर वो मुद्दा रह जाता है। ओपी सिंह साहब, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कोई तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं है। जो लोग गलत किए हैं अब तक उनके विरुद्ध पूरी जांच पड़ताल करके उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में भेजा गया है। कोई ऐसा मामला उत्तर प्रदेश में नहीं है जिसपे पुलिस ने लिपापोती किया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में इस सिंडिकेट को, इस तरह का धर्मांतरण करने वाले जो सिंडिकेट है वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और सख्त कार्रवाई करेगी, और उसी प्रकार से कार्रवाई करेगी जैसे सीए को लेकर के कुछ लोगों ने लखनऊ और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने। ठीक है मौलाना साबुद्दीन जी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों का समर्थन करना कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करें, जहां पर हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भारत देश में जहां पर हम एक दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन, वो भी जबरन। देखिए, हम भी अमन और शांति का पैगाम देते हैं दरगाहों से, खानकाहों से, और सूफी विचारधारा के हम लोग हैं। हम लोग सूफी विचारधारा को फॉलो करते हैं और उसके अलंबरदार हैं, उसी के प्रचारक हैं। तो हमारे यहाँ से अमन शांति का पैगाम जाता है, प्यार और मोहब्बत का पैगाम जाता है। हम कभी भी भड़काव की बात नहीं करते। हम तो दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, और दिलों को जोड़कर हमें देश हित में, देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, यहाँ पे जो रहने वाले जितने लोग हैं हर एक की अमन शांति के लिए दुआ करते हैं और काम करते हैं। जो लोग भी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ ठीक है। विनय तिवारी जी 10 सेकंड में
एक फाइनल जवाब आपका। देखिए पराग जी, हमारा सिर्फ इतना है कि ऐसे जो गलत तरीके से लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश व प्रदेश की सरकार, खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी, जिन पर कहीं ना कहीं बहुत हिंदुत्व का चेहरा उनको माना जाता है, ऐसों के खिलाफ एक ऐसी मिसाल पेश करें, एक ऐसा दंडात्मक कार्रवाई करें कि दोबारा रूह कांप जाए, अगर कोई सोचे भी, करना तो दूर की बात है। ठीक है, मनोज मिश्रा जी एक फाइनल कमेंट सर। पराग जी, मैं सीधी बात करूंगा, कानून संबद्ध के साथ साथ समाज में उन लोगों को भी देखना चाहिए जो लोग इसके कहीं न कहीं पीड़ित हैं और उनका पीड़ित परिवार है। तो एक अनुरोध आपके चैनल से, समाज से भी है कि देखिए, किसी भी ऐसे गिरोह में, किसी भी ऐसे अपराध का शिकार मत बनिए, बल्कि चीजों को समझिए अपने घर परिवार समाज के साथ में, और न्याय संगत और कानून के दायरे में चीजें रहे तो ज्यादा बेहतर होगी। वरना परिणाम लाखों लोग, मैं फिर कहना चाहूंगा पराग जी, लाखों पीड़ित परिवार, पीड़ित महिलाएं, पीड़ित लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से बैल फुसा लगा करके धर्म परिवर्तन किए हैं, और आज वो किसी लायक नहीं रह गए, न समाज में न समाज के बाहर, बल्कि उनके बच्चों को भी परवरिश में बहुत परेशानियां हो रही है। ठीक है सर, अब माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है थोड़ा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो बड़ा नाम है मौलाना कलीम सिद्दीकी, एटीएस की गिरफ्तारी के बाद अब सुर्खियों में है, और जाहिर तौर पर धर्मांतरण का मुद्दा है, चुनाव